हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के यूजी सेमेस्टर 3 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये हिस्ट्री ऑनर्स के लिए हैं और हिस्ट्री ऑनर्स में हम लोग को जो थर्ड सेमेस्टर में कोर पेपर 5, 6 और 7 यानी जो आप लोग का सेमेस्टर 1 में और 2 में दो दो ऑनर्स पेपर हुआ करता था, अब सेमेस्टर 3 में 3 गो ऑनर्स पेपर होगा। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जीई वो आपका रहेगा ही। और एईसीसी में आपका जीके और करेंट अफेयर्स आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस उसको देखते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का कोर पेपर 5 में भारत का इतिहास को पढ़ना है 650 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक, यानी जो हर्षवर्धन जो हम लोग का अंतिम राजा तक हम लोग पढ़े थे कोर पेपर 4 में, उससे आगे। ठीक है। तो उसमें हम लोग का जो ये वाला जो टाइमिंग है, हम लोग इस टाइमिंग को राजपूत काल से जानते हैं। ठीक है। तो पहले जो हम लोग का सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से पहले हम लोग को पढ़ना है राजपूतों एवं राजपूतों की उत्पत्ति। उसके बाद पढ़ना है उत्तर भारतीय राजपूत राज्य, प्रतिहार, पाल और अन्य वंश, यानी जो राजपूत वंश हुआ करते थे 650 ईस्वी में, उसके साथ साथ प्रतिहार, पाल और गुज्जर वंश को पढ़ना है। दक्षिण भारतीय राज्य में राष्ट्रकूट, इसके साथ साथ राष्ट्रकूट वंश को भी देखना है और दक्षिण भारत के एक वंश चोल वंश को पढ़ना है। उसके बाद ये 3 वंश प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट संघर्ष हुआ था, वो संघर्ष को देखना है। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद भारत में मुस्लिमों का आक्रमण को देखना है, जैसे अरब अभियान के कारण और प्रभाव। अरब अभियान में किसने किसने अभियान किया था, तो महमूद गजनवी ने और मोहम्मद गौरी ने। उनके अभियान को देखना है, उनके कारण को पढ़ना है हम लोग को कि किस कारणों से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनको क्या क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, वो सारे इस सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है। मोहम्मद गौरी और गजनवी को अभियान को देखना है। उसके बाद मोहम्मद गौरी और जो गजनवी ने भारत में इतना लूटा था, उसके बाद भारत का जो स्थिति था उस स्थिति को पढ़ना है, उसका आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिवर्तन व धार्मिक और सांस्कृतिक विकास किस तरह से हो रहा था। ये अपने साथ साथ ना सिर्फ भारत के लूटने के लिए बल्कि ये मुस्लिम धर्मों का प्रचार प्रसार करने भी आया था। ठीक है। तो उस टाइम का धार्मिक व्यवस्था को भी देखना है। उसके बाद यहाँ पर ही देखना है सामाजिक ढांचा, जाति व्यवस्था, विवाह। ठीक है। और पारिवारिक जीवन कैसा था उस टाइम का, ये सब को भी इसी सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद साहित्य का विकास, स्रोत और क्षेत्रीय साहित्य, ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ कला एवं क्षेत्रीय कला का विकास को भी इसी सिलेबस में देखेंगे। दोस्तों, आप लोग जितने भी हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न जो ये होता है सिलेबस होता है, ये 650 से लेके 1200 ईस्वी तक का होता है, क्योंकि ये जो पीरियड है इस पीरियड में बहुत सारे राजवंशों ने राज किया था और इसीलिए ये टाइम ड्यूरेशन को ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा जाता है और ना ही ये जो टॉपिक है वो क्लियर समझ में आता है। लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक को समझा दूंगा और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे वो प्रश्न को भी कवर करवा दूंगा। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ उस टाइम आप लोग खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैं पूरा का पूरा आपका थर्ड सेमेस्टर पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरा का पूरा सेमेस्टर मैं आपको खुद फ्री में पढ़वा दूंगा।
तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है और साथ बनाए रखना है, ठीक है। तो ये आपका सीसी पेपर 5। उसके बाद सीसी पेपर 6 से आपको पूरा मौज होने वाली है, क्योंकि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सल्तनत काल, ठीक है। तो 1200 से लेकर 1526 जो सल्तनत काल था, जिसमें 4-5 राजवंशों ने शासन किया था, उसी वंश को देखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी मध्यकालीन जो इतिहास शुरू हुआ है उनके प्रमुख स्रोतों को देखेंगे, उनके इतिहासकारों को देखेंगे। इतिहासकारों में हम लोग कौन कौन इतिहासकारों को पढ़ेंगे, जयाउद्दीन, बर्नी, आमिर खुसरो और इब्न बतूता। दोस्तों ये सब से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। तो कैसे कैसे सवाल बनेगा वो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में बताऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको, और आप सभी जानते हैं कि जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का 1200 से लेके 1526 तक में हम लोग का पहला सिलेबस में पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत और उनके प्रमुख इतिहासकारों को। उसके बाद सल्तनत काल व तुर्क शासन व्यवस्था को देखना है, जिसमें 1206 से लेके 1266 तक का देखना है, ठीक है। उसमें स्पेशली हम लोग गुलाम वंश को देखेंगे, ठीक है। गुलाम वंश को, जिसमें बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन के उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश का प्रशासनिक व्यवस्था, रजिया सुल्तान की शासन व्यवस्था और कई तरह के हम लोग चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गुलाम वंश के पतन के कारण को भी जानेंगे। और उसके बाद आ जाता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी को देखेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी से आपका एग्जाम में 2 सवाल 100% फिक्स्ड है, ठीक है। वो क्या क्या सवाल होगा मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक एक टॉपिक को कवर करवाऊंगा और आपको विथ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, और साथ ही साथ आपको नोट भी बनाना है, पूरा नोट्स बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आते हैं, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है, ठीक है। माना जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसके में सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, और सबसे बड़ा नासमझ वाला काम भी इन्हें नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो सल्तनत कालीन का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था उसको भी डिस्कस करेंगे, और प्रांतीय वंश में विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे, जो दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश हुआ करता था, और बामनी साम्राज्य जो इनका ही एक कॉम्पिटिटर था, एवं दिल्ली सल्तनत में उन लोगों का कैसा कैसा मतलब बॉन्डिंग था उसको भी जानेंगे। उसके बाद सल्तनत काल का पतन का कारण को देखेंगे। पहले हम लोग मुगल का पतन देखें, गुलाम वंश का पतन देखेंगे। उसके बाद सल्तनत काल का पतन कैसे हुआ वो भी देखेंगे। उसके बाद सल्तनत काल का आर्थिक स्थिति और कृषि उद्योग और व्यापार और वाणिज्य को भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग सल्तनत काल का सामाजिक स्थिति को जानेंगे, ठीक है। इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, ये भी देखेंगे। और 2 इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रह जाएगा, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। दोस्तों यहाँ से एक सवाल 100% फिक्स है, तो इसको भी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद और एक टॉपिक पढ़ना है सल्तनत कालीन वास्तुकला, ठीक है। इस काल में बहुत सारे वास्तुकला का निर्माण हुआ था, स्पेशली जो कुतुब मीनार और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो कोर 7 में पढ़ेंगे, कोर 7 में हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास नहीं, ठीक है। भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है, इसमें चीन और जापान का इतिहास को पढ़ना है, जो 1839 से लेके 1949 तक का इतिहास को हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में चीन के इतिहास को देखते हैं, ठीक है। चीन के इतिहास को देखते हैं, जिसमें कैंट व्यवस्था, अफीम वॉर, दोस्तों 2 अफीम वॉर हुआ था, इसलिए आपको दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको मैं कवर करवा दूंगा। चीन की खुली द्वार की नीति वेरी वेरी सुपर इम्पोर्टेंट है। बक्सर युद्ध एक बार चीन में हुआ था, ये भी आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और 1911 की क्रांति, चीन का क्रांति हुआ था 1911 में, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर सुन यत सेन का एवं उसका योगदान, डॉक्टर सुन यत सेन का मतलब पोजीशन वैसे ही है जैसा भारत में महात्मा गांधी का, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, उनका जो क्या क्या विचारधारा था, उनकी विचारधाराओं को भी पढ़ेंगे।
और इसके कम्युनिस्ट पार्टी को देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कैसे हुआ, और स्पेशली जो चेंग काई शेक है उनके जीवनी और उनके सामाजिक और उनका जो मतलब शासन व्यवस्था था, उनके शासन व्यवस्था को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है क्वामिनतांग। क्वामिनतांग क्या था, उनका क्या इम्पोर्टेंट है, उन सब कुछ चीज़ को देखेंगे। उसके बाद है यूनाइटेड फ्रंट और माओ सेतुंग। ठीक है, तो माओ सेतुंग भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और माओ सेतुंग कौन थे, ये एक शासक थे। ठीक है, इनको भी पढ़ेंगे। तो ये है हम लोग का मतलब चीन वाला इतिहास। उसके बाद हम लोग देखेंगे जापान वाला इतिहास। दोस्तों जापान वाला इतिहास थोड़ा शॉर्ट है और इसमें क्या है, मेजोई पुनर्दर्शन है ना, पुनरुत्थान, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। और उसके बाद है हम लोग का जापान का साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय। ठीक है, जापान का साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय को देखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध में जापान की स्थिति और सेकंड विश्व युद्ध में जापान की स्थिति को देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान का जो स्थिति उत्पन्न हुआ था, जो मतलब परमाणु बम मारने के बाद, उस स्थिति को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मोटा मोटी कह सकते हैं कि इसमें हम लोग को बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। पहले तो आपका 650 से लेके 1200 ईस्वी तक, उसके बाद 1200 ईस्वी से लेके 1526 तक, और उसके बाद चीन और जापान का युद्ध को भी देखना है। तो इसमें आपका बहुत सारे प्रश्नों को मैं कवर करवा दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाना है और आपको डेली के डेली पढ़ना है। भले ही एक ही प्रश्न याद करेंगे, लेकिन आपको दोस्तों ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हम लोग का चैनल है ना, चैनल में जाइए और चैनल में ही होगा आपका अबाउट सेक्शन। ठीक है, अबाउट सेक्शन में जाइए और नीचे में देखिएगा एक इंस्टाग्राम का लिंक और एक टेलीग्राम का लिंक है। तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम के लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी सारा ये जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो सब के सब टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और बाद में हम लोग एमसीक्यू का भी प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है हम लोग का सिलेबस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम 2-3-4 महीना मिल जाएगा। एग्ज़ाम बहुत बहुत जल्दी हो जाता है। मुश्किल से आपका 2 से 3 महीने के अंदर आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।